और मिड डे प्राइम में बात सबसे पहले ओम बिरला की। जी हां, ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। बिरला को ध्वनि मत से 18वीं लोकसभा का नया स्पीकर चुना गया है और जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको आसन तक लेकर पहुंचे। ध्वनि मत पर विपक्ष ने डिवीजन की मांग नहीं की। पीएम मोदी ने अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसका कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुमोदन किया और इस प्रस्ताव को प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि माहताब ने सदन में मतदान के लिए रखा और इसे सदन ने ध्वनि मत से अपनी मंजूरी दे दी। और इसके बाद कार्यवाहक अध्यक्ष माहताब ने बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बिरला को अध्यक्षीय आसन तक लेकर गए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बिरला ने अध्यक्षीय आसन ग्रहण किया तो पीएम मोदी, उसके बाद राहुल गांधी और किरेन रिजिजू ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। तो एक बार फिर से 18वीं लोकसभा के लिए वो चुन लिए गए हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ध्वनि मत से उनका चुनाव हुआ। The motion moved by Sri Narendra Modi and seconded by Sri Rajnath Singh to the vote of the House. The question is that Sri Om Birla, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. और लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर ओम बिरला ने सदन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सबकी सहमति से सदन को चलाना प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि संसद में अभिव्यक्ति हो, गतिरोध ना हो। संसद और सड़क के विरोध में अंतर होता है कि संसद में विरोध और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। हमें जनता ने चुनकर भेजा है संसद के लिए, इसलिए मेरी अपेक्षा रहेगी कि हम विरोध के तरीके को संसद की मर्यादा के अनुरूप अपनाएं। पुनः मैं सभी मान्य सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं और विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि लोकतंत्र और सदन के गौरव बढ़ाने के लिए आप सब सामूहिक प्रयास करेंगे। हमें लोक सेवा का जो अवसर दिया है उसका अधिकतम उपयोग करेंगे। मैं 18वीं लोकसभा के इस अंतरिम काल के सदन की कार्रवाई के सुचारू संचालन के लिए हमारे माननीय प्रोटेम स्पीकर श्री भर्तृहरि मेहताब जी, सभापति तालिका के सदस्य माननीय राधा मोहन सिंह जी एवं फंगन सिंह जी कुलस्ते का भी आभार व्यक्त करता हूं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने ओम बिरला के अमृतकाल के कालखंड में दूसरी बार अध्यक्ष पद संभालने पर कहा कि आने वाले 5 साल में वे सबका मार्गदर्शन करेंगे। इस दौरान उन्होंने 17वीं लोकसभा के कार्यकाल का भी जिक्र किया और उनके नेतृत्व में पारित हुए कई सारे महत्वपूर्ण विधेयकों का भी खासतौर पर जिक्र किया। 17वीं लोकसभा में मैं कहता हूं कि संसदीय इतिहास का वो स्वर्णिम कालखंड रहा है। आपकी अध्यक्षता में संसद में जो ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, आपकी अध्यक्षता में सदन के माध्यम से जो सुधार हुए हैं, ये अपने आप में एक सदन की भी और आपकी भी विरासत है। और भविष्य में 70वीं लोकसभा के संबंध में जब विश्लेषण होंगे, उसके विषय में लिखा जाएगा तो भारत के भविष्य को नई दिशा देने में
आपकी अध्यक्षता वाली 17वीं लोकसभा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 17वीं लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास विधेयक, सामाजिक आर्थिक और राष्ट्रीय महत्व के ऐसे कितने ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कानून 17वीं लोकसभा में आपकी अध्यक्षता के अंदर इस सदन ने पारित किए हैं और देश के लिए एक मजबूत नींव बनाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद 140 करोड़ देशवासियों के आशा का केंद्र है। उन्होंने कहा कि 17वीं लोकसभा की उत्पादकता प्रोडक्टिविटी 25 साल के सर्वोच्च स्तर पर रही है। उन्होंने इस दौरान कोरोना काल का भी जिक्र किया और मुश्किल कालखंड में लोकसभा अध्यक्ष के फैसलों की भी सराहना की। ये हमारा भवन ये सिर्फ 4 दीवारें नहीं है। हमारा ये संसद 140 करोड़ देशवासियों की आशा का केंद्र है। संसद की कार्यवाही, जवाबदेही और आचरण हमारे देशवासियों के मन में लोकतंत्र के प्रति जो उनकी निष्ठा है उसको और अधिक मजबूत बनाता है। आपके मार्गदर्शन में 17वीं लोकसभा उसकी प्रोडक्टिविटी 25 साल के हाईएस्ट लेवल पर 97% रही और इसके लिए सब माननीय सदस्य तो अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन आप विशेष अभिनंदन के अधिकारी हैं। कोरोना जैसे मुश्किल कालखंड में आपने हर सांसद से व्यक्तिगत फोन पर बात करके उनका हाल पूछा। कहीं किसी सांसद की बीमारी की खबर आई तो आपने सदन के अध्यक्ष के नाते व्यक्तिगत रूप से उसकी चिंता की और वो सभी दल के सांसदों से जब मुझे सुनने को मिलता था मुझे बड़ा गर्व होता था कि जैसे आप इस सदन के परिवार के मुखिया के रूप में उस कोरोना कालखंड में भी व्यक्तिगत चिंता करते थे। कोरोना काल में भी आपने सदन का काम रुकने नहीं दिया। सांसदों ने भी आपके हर सुझाव को सर आंखों पे चढ़ाया। किसी को ऊपर बैठने के लिए कहा तो वो वहां जाके बैठा, किसी को दूसरे जगह पे जाकर बैठने के लिए कहा तो वो भी बैठा, लेकिन देश के काम को किसी ने रुकने नहीं दिया। लेकिन आपने ये जो फैसले किए उसका परिणाम है कि हम उस कठिन कालखंड में भी कार्य कर पाए। और ये खुशी की बात है कि कोरोना काल में सदन ने 170% प्रोडक्टिविटी, ये अपने आप में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री इसका जिक्र कर रहे थे। ये देखिए, कोरोना के टाइम में भी किस तरह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व्यक्तिगत तौर पर उन तमाम सांसदों को फ़ोन किया, उनका हालचाल जाना। अगर किसी के बारे में पता चलता था कि वो बीमार पड़ गए हैं तो उनसे भी उनको फ़ोन करके बातचीत करते थे। तो ये एक मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका एक व्यक्तित्व, किस तरह से वो लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं। कुछ जानकारी, कुछ ग्राफिक्स हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बारे में। बहुत अहम जानकारी आपकी जानकारी के लिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जिनका क्या चुनाव हो गया, 18वीं लोकसभा के स्पीकर ये चुने गए हैं। ये 18वीं लोकसभा का गठन हुआ और उसके अध्यक्ष के लिए चुन लिए गए हैं ओम बिरला। आपसे कुछ देर पहले ही आपने देखा किस तरह से उनका चुनाव हुआ ध्वनिमत से।
ओम बिरला इससे पिछले जो लोकसभा सत्र था, 17वीं लोकसभा, उसमें भी स्पीकर का वो पद संभाल चुके हैं। तो कह सकते हैं कि लगातार दूसरी बार वो इस पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हैं, उनका चुनाव हुआ है लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए। राजस्थान की कोटा बूंदी सीट से वो तीसरी बार सांसद बने हैं। जी हाँ, लोकसभा के कोटा बूंदी सीट से राजस्थान की वो तीसरी बार सांसद ओम बिरला बने हैं। कुछ अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि उनका वो चुनाव हुआ है। 2003 में उन्होंने कोटा से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2003 में वो विधानसभा के चुनाव लड़े थे और वहां से वो उन्होंने जीत हासिल की और लगातार उनका जो जीतने का सिलसिला वो लगातार चलता रहा। 2014 में 16वीं लोकसभा में भी वो कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से ही संसद चुने गए 2014 में, और उसके बाद फिर 2019 और फिर 2024। और ऐसे वो पहले लोकसभा स्पीकर हैं जो कि नए और पुराने दोनों संसद में काम करने का वो उनके पास रिकॉर्ड हो गया है। पुराने संसद में भी उस भवन में उन्होंने काम किया और नए संसद भवन में वो काम कर रहे हैं। तो वो एकमात्र ऐसे लोकसभा अध्यक्ष है जिनके पास की ये रिकॉर्ड चला गया है। 17वीं लोकसभा की उत्पादकता, जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री खुद कर रहे थे कि जो प्रोडक्टिविटी है काफी अच्छी रही, 97% उत्पादकता रही। इसका मतलब कि अच्छा कामकाज हुआ, जो कि पिछले 25 सालों में, जी हाँ, बीते 25 सालों में सबसे ज्यादा उत्पादकता, सबसे ज्यादा कामकाज इनके कार्यकाल में, इनके लोकसभा अध्यक्ष पद रहते हुए हुआ है। कोरोना के बीच आयोजित 17वीं लोकसभा के चौथे सत्र की उत्पादकता 167% रही। इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे कि किस तरह से कोरोना के काल में भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से संसद की कार्यवाही का सुचारू रूप से संचालन किया और उत्पादकता 167% रही। आप समझ सकते हैं कितना अच्छा कामकाज इस लिहाज से हुआ। संसद के संचालन में वित्तीय अनुशासन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है, उसको भी प्रोत्साहित कर 801 करोड़ की बचत भी उन्होंने करवाई है। जी हाँ, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं कि किस तरह से जब संसद की कार्रवाई चलती है तो एक दिन में आपको पता होगा बहुत लाखों करोड़ों खर्च हो जाते हैं। लेकिन ओम बिरला ने क्या किया, वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए 801 करोड़ की बचत करवाई है अपने उस संसदीय संचालन में। ये भी उनके जिम्मे जाता है। 17वीं लोकसभा के दौरान पिछले लोकसभा में विधेयकों पर कुल 440 घंटे से भी अधिक चर्चा हुई, जो कि पिछली 4 लोकसभा में सबसे ज्यादा है। 440 घंटे चर्चा हुई है। 17वीं लोकसभा की बात कर रहे हैं, इसलिए चर्चा हुई। इसका सीधा मतलब कि प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता काफी बढ़ी है। एक अच्छे डिस्कशन होना चाहिए, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है और इसलिए आप कह सकते हैं कि इनके कार्यकाल में काफी अच्छा डिस्कशन हुआ। और क्या क्या अहम जो कानून है वो पारित हुए, अनुच्छेद 370 खत्म होना, नागरिकता संशोधन कानून समेत अनेक अहम विधायी कामकाज जो है वो उनके ही लोकसभा अध्यक्ष के आसन पर जब वो विराजते थे और ये सारे अहम चीजें जो अहम कानून है वो पारित हुए। तो ये कुछ अहम बातें, अहम जानकारी, छोटी जानकारी जो हम आपको दी, लेकिन ये जानकारी के हिसाब से बहुत है। लेकिन आपको विस्तृत जानकारी दे देते हैं कि किस तरह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उनका किस तरह से पॉलिटिकल करियर रहा, राजनीतिक तौर पर वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं। इस विस्तृत रिपोर्ट को आइए देखते हैं। The question is that Shri Om भारतीय Birla, जनता पार्टी a के member of वरिष्ठ this नेता और house, राजस्थान is के chosen कोटा से in favor सांसद में से ओम aye, बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुन लिए गए हैं। 22 वर्षों में ओम बिरला एकमात्र ऐसे अध्यक्ष हैं जो 5 साल तक अध्यक्ष रहने के बाद दोबारा लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं। साथ ही दोबारा लोकसभा अध्यक्ष बनकर ओम बिरला ने राजस्थान से ही आने वाले बलराम जाखड़ की बराबरी कर ली है, जो 2 बार लगातार लोकसभा अध्यक्ष बने थे। अगर बात करें ओम बिरला की राजनीतिक पृष्ठभूमि की, तो 23 नवंबर 1962 को राजस्थान के कोटा में जन्मे ओम बिरला ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कोटा जिले के भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में 1987 में की थी। इसके बाद 1991 में उन्हें राजस्थान भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। फिर 1997 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। बता दें कि ओम बिरला ने 2003 में कोटा दक्षिण से पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और कांग्रेस के शांति धारीवाल को 10,101 वोटों से हराकर जीत हासिल की। फिर 2008 में उन्होंने कांग्रेस के राम किशन वर्मा को 24,252 वोटों से हराकर कोटा दक्षिण विधानसभा से ही जीत हासिल की। फिर 2013 में भी कांग्रेस के पंकज मेहता को हराकर कोटा दक्षिण से विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाई। 2019 में 17वीं लोकसभा के चुनाव में फिर से कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद के रूप में चुने गए। मोदी 2.0 सरकार में ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने सभी को चौंका दिया था।
19 जून 2019 को सर्वसम्मति से ओम बिरला को 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया और अब 2024 में 18वीं लोकसभा के चुनाव में कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने वाले ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन हो गए हैं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए। ओम बिरला के कार्यकाल में ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 3 तलाक, महिला सशक्तिकरण अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, नागरिकता कानून जैसे महत्वपूर्ण अधिनियमों को मंजूरी मिली और साथ ही ओम बिरला के कार्यकाल में ही देश को नया संसद भवन मिला। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला की उपलब्धियों की बात करें तो 17वीं लोकसभा की उत्पादकता 97% रही, जो पिछले 25 वर्षों में सर्वाधिक है। कोरोना महामारी के बीच आयोजित 17वीं लोकसभा के चौथे सत्र की उत्पादकता 167% रही, जो लोकसभा के इतिहास में सर्वाधिक है। संसद के संचालन में वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित कर 801 करोड़ की बचत की गई। 17वीं लोकसभा के दौरान 222 विधायक कानून बने, जो पिछली 3 लोकसभा में सर्वाधिक हैं। 17वीं लोकसभा के दौरान विधायकों पर कुल 440 घंटे 54 मिनट चर्चा हुई, जो पिछली 4 लोकसभा में सर्वाधिक है। 17वीं लोकसभा के दौरान विभिन्न विधायकों पर कुल 2910 सदस्यों ने चर्चा की, जो पिछली 4 लोकसभा में सर्वाधिक है। इस दौरान ज्ञान के समृद्ध कोष संसद की लाइब्रेरी को 17 अगस्त 2022 से आम जन के लिए खोला गया। पहले ही सत्र में 46 महिला सांसदों सहित सभी प्रथम निर्वाचित सदस्यों को अभिव्यक्ति का अवसर दिया गया। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में शून्यकाल के दौरान सदस्यों को 1066 विषयों को उठाने का अवसर दिया गया, जो लोकसभा के इतिहास में किसी एक सत्र का रिकॉर्ड है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने किस तरह से एक बहुत ही विस्तृत इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि किस तरह से इतने सारे काम, इतने सारे रिकॉर्ड्स ओम बिरला के नाम हैं। रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर ओम बिरला ने सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। मुझे प्रसन्नता है कि इस लोकसभा में 281 माननीय सदस्य पहली बार चुन के आए। मैं सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। मुझे आशा है कि निर्वाचित सदस्य सदन के नियमों, परंपराओं, परिपाटियों का गहन अध्ययन करेंगे। और लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की ओर से 1975 में आपातकाल लगाने की कड़े शब्दों में निंदा भी की। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। और ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। ओम बिरला को ध्वनि मत के द्वारा 18वीं लोकसभा का नया स्पीकर चुन लिया गया है और जिसके बाद एनडीए नेताओं ने ओम बिरला को बधाई दी। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। और लोकसभा में जिस तरीके से पुनः आपको ये जिम्मेदारी मिली है, हम सबका सर 17वीं लोकसभा का एक अपना अनुभव है। ऐसे सांसद जो पहली बार चुनकर आए, सर उनको आपने प्रोत्साहित करने का काम किया। सर इस बार मेरी पार्टी में भी महिलाओं और युवाओं की तादाद है। You have this opportunity to complete this 10-year term, sir.
there's some coincidence between both of us, sir. You being a first-time Speaker of this House, and me being the first-time member of this House in 17th Lok Sabha, sir. And in the last 5 years, there's some groundbreaking things that have happened, starting with moving from the old Parliament to the new Parliament, sir. अध्यक्ष महोदय, आज आपको निरंतर दूसरी बार इस आसन पर विराजमान होते देखकर मुझे 1963 की एक फिल्म बंदनी का एक मशहूर गीत याद आ रहा है। ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आना, ये घाट तू ये बाट कहीं भूल ना जाना। और आज आपको यहां देखकर इस गीत की और भी अधिक प्रासंगिकता प्रतीत हो रही है। Sir, I am confident. My party is confident. The House and 144 people of this country are confident that you will accomplish a great deal as a Speaker of this House. तो आपने देखा सत्ता पक्ष के लोगों ने उनको बधाई दी, साथ ही साथ विपक्षी नेताओं ने भी ओम बिरला को बधाई दी। आइए देखते हैं। Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ओपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ कर के आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। एक महिला होने के नाते चौथी बारी पहुंची हो, आप हमारा ध्यान रखेंगे तो मैं आपको शुभकामनाएं देती हूं और आपकी प्रोटेक्शन का, पूरा आरक्षण का मैं पूरा आस भी रखती हूं। सर, मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोकसभा के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। सर, बहुत सारे सदस्यों ने आपकी तारीफ की और मैं खुद आपसे सर मिला हूं। जब मुझे एक परेशानी आई तो आपने मेरा संरक्षण किया। Extend hearty congratulations in assuming the highest office of democracy, that too in the largest democracy in the world. और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत कुछ खास मेहमान भी बने हुए हैं, हमारे साथ कुछ सहयोगी भी बने हुए हैं। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र हैं इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। हमारे साथ कुमार आलोक हैं, हमारे साथ अमरेंद्र गुप्ता हैं जो कि अब से जुड़ेंगे कुछ देर के बाद, जो कि ओम बिरला के घर के बाहर वो मौजूद हैं। और साथ साथ स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मदन मोहन जाड़ा जी हैं जो कि वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूँगा, कैसे देखते हैं, चूँकि पिछले 1-2 दिनों से इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही थी कि कौन बनेगा लोकसभा का अध्यक्ष। हमने विपक्ष की तरफ से भी देखा, उनकी तरफ से भी नामित किया गया, लेकिन आखिरकार जीत सत्ता पक्ष की हुई। ओम बिरला अब लोकसभा के अध्यक्ष बन चुके हैं। ऐसे में किस तरह से देखते हैं इस पूरी कार्रवाई को आप? देखिए असीम, हम आज की जो लोकसभा की कार्रवाई है उसको अगर शुरू से देखें तो सबसे पहले जो बाकी बचे सांसद थे जिन्होंने शपथ नहीं लिया था, उनमें से कुछ सांसदों को शपथ दिलाई गई और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्ताव रखा लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर ओम बिरला को चुने जाने का, जिसका राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने समर्थन किया। उसके बाद एनडीए के तमाम नेताओं ने प्रस्ताव रखा और एनडीए के सहयोगी नेताओं ने या फिर बीजेपी के सदस्यों ने उसका समर्थन किया। हम जानते हैं कि विपक्ष की तरफ से भी प्रस्ताव रखा गया था लोकसभा अध्यक्ष के रूप में के सुरेश का, लेकिन जब ध्वनिमत से ओम बिरला के प्रस्ताव को पारित किया गया और उनको चुन लिया गया, किसी विपक्ष की तरफ से कोई डिवीजन को लेकर कोई जोर नहीं दिया गया और हमने देखा कि ओम बिरला अध्यक्ष चुन लिए गए 18वीं लोकसभा के। और उसके बाद तमाम दलों के नेताओं ने, सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने उन्हें बधाई में उनको बधाई दिया और साथ ही साथ उम्मीद जताई कि उन लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर सभी सांसदों को मौका देंगे, सफल कामकाज होगा सदन का। तो ये एक पूरी कार्रवाई हुई और उसके बाद
हमने देखा कि लोकसभा अध्यक्ष 18वीं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला ने अपना पहला संबोधन सदन के अंदर किया और सदन को स्थगित किए जाने से पहले आपातकाल की निंदा को लेकर एक प्रस्ताव आया, जिस प्रस्ताव पर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। और हम देख रहे हैं कि संसद भवन परिसर में बीजेपी के जो सांसद हैं, जो सदस्य हैं, वो मकर द्वार पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कांग्रेस से माफी की मांग कर रहे हैं आपातकाल लगाए जाने को लेकर। तो ये आज पूरी दिन की प्रक्रिया रही। जो आपका सवाल है कि विपक्ष ये जानता था बखूबी कि उसके पास संख्या बल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद डिप्टी स्पीकर पद पर अपना एक डिमांड करके उन्होंने ये उम्मीदवार के तौर पर, लोकसभा अध्यक्ष के उम्मीदवार के तौर पर विपक्ष ने अपना उम्मीदवार सामने किया था, लेकिन उन्हें अच्छी से तरीके से पता था कि उनके पास बहुमत नहीं है और हमने देखा कि ध्वनिमत से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बनाए गए और लगातार दूसरी बार वो लोकसभा अध्यक्ष बने। ठीक है, हमारे साथ कुमार आलोक भी जुड़े हुए हैं, संसद भवन से ही वो मौजूद हैं। कुमार आलोक, सदन में हमने आज देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके सम्मान में, ओम बिरला के सम्मान में बहुत सारी अहम बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में जिस तरह से सदन की कार्यवाही चली और एक एक सदस्य को उन्होंने फ़ोन करके पूछते थे वो कि उनका हालचाल कैसा है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, तो जिस तरह से अहम विधायी कामकाज हुए 17वीं लोकसभा में, ये जब आसन पर होते थे और लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर, तो एक बहुत ही अच्छी परंपरा की शुरुआत हुई। 17वीं लोकसभा में बहुत सारे कामकाज हुए। प्रधानमंत्री ने इस बात का रेखांकित किया, इस बात का जिक्र किया। जी देखिए, उन्होंने, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से ओम बिरला जी के बारे में टेक्निकली तो आपने बताया ही कि कौन कौन से बिल पास हुए, कितना प्रोडक्टिविटी क्या रही, लेकिन उन्होंने ओम बिरला के हल्की हल्की मुस्कान का भी जिक्र किया कि हमेशा जो हल्का मुस्कान इनका होता है वो वाकई काबिले तारीफ होता है, देखने लायक होता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने तमाम वो चीज़ें ओम बिरला के बारे में बताया, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बताया, जो बहुत कम लोग जानते हैं उनके पर्सनल लाइफ को। जिस तरीके से वो अपने गांव में हॉस्पिटल के साथ साथ ज़रूरतमंदों को मदद करते हैं, स्कूल उनके हैं जो गरीबों के लिए शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पर्सनल चीज़ें हैं जो आम आदमी नहीं जानता था और उसको प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। और इसके अलावा अगर हम देखें कि प्रधानमंत्री ने एक पूरा खाका उनके बारे में खींचा। अगर हम बिल्स की बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि ये 25 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा यहाँ पर, यानी 25 वर्षों में इतना प्रोडक्टिविटी, यानी आप खुद बता रहे थे 97% प्रोडक्टिविटी रहा। तो इस तरीके से आज जो एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज लोकसभा अध्यक्ष का चयन हुआ और सवेरे से, यानी 2-4 दिन से काफी कयास लगाए जा रहे थे, सुरेश जो खड़े थे उम्मीदवार, उनके यहाँ मैं सवेरे गया था, तो एक तरह से बधाई देने का वहां भी तांता लगा हुआ था लोगों का, और वो भी लगता है वो भी नहीं जानते थे कि फ्लोर में ये हो जाएगा। यानी कि फ्लोर मैनेजमेंट बहुत ही जबरदस्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो ट्रेजरी बेंच होता है और ऑपोजिशन के बीच कहीं ना कहीं सहमति हुई है, उसके बाद से ध्वनिमत से अध्यक्ष चुने गए ओम बिरला। बिल्कुल, हमारे साथ खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं और हम चलेंगे फिर अमरेंद्र के पास भी, लेकिन मदन मोहन झा जी आपसे एक कमेंट कि क्या ये सही नहीं होता है कि एक यूनानिमसली इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन होता, बजाय कि विपक्ष अपने तरफ से किसी उम्मीदवार को चुनाव इस यहाँ पे उतारा? मुझे लगता है कि कल यही कोशिश दिन भर होती रही और मुझे लगता है कि कल ही क्या परसों से कोशिशें हो रही थी और काफी हद तक ऐसा लगा था कि बात बन गई है और सर्वसम्मति से ही स्पीकर का चुनाव होगा, लेकिन इनमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई, राहुल गांधी का बयान भी आया कि हमने ये खतरे के खड़ा होना चाहिए, खड़ा है, तो मुझे लगता है कि इसके बाद मदन जो आपको रोकना चाहूँगा, मैं रुक करूँगा सीधे अब हमारे सहयोगी अमरेंद्र का, जो कि इस वक्त ओम बिरला के घर के बाहर मौजूद हैं। अमरेंद्र, क्या कुछ माहौल है और पिछले 1-2 दिनों से ये माहौल था कि आखिर कौन बनेगा लोकसभा का अध्यक्ष? आज हमने देख लिया कि ओम बिरला लगातार दूसरी बार वो लोकसभा के अध्यक्ष, उनका चुनाव हो गया है, तो क्या कुछ माहौल है उनके घर के बाहर? असीम, ओम बिरला जी के घर पे अगर देखें तो सुबह 7 बजे से ही जनता का हुजूम था और खासकर बात करें राजस्थान की तो पूरे राजस्थान से यहाँ पे लोग आए हुए थे और कोटा संसदीय क्षेत्र से, हर विधानसभा से न सिर्फ कार्यकर्ता थे बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ वर्कर्स भी थे और इसके अलावा यहाँ पर कुछ विधायक और जो मंत्रीगण है स्टेट में उनको भी देखा गया, क्योंकि ये ऐसा बड़ा मौका था जब लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर ओम बिरला को दोबारा सदन में चुना गया। और अगर बात की जाए 1980 में बलराम जाखड़ के बाद जिन्होंने पहला टर्म 1980 से और 84 तक किया,
उसके बाद 84 से 89 तक किया। उनके 2 टर्म 9 साल के रहे और ओम बिरला जी का 5 साल का एक टर्म 17वीं लोकसभा में देखा गया और 18वीं लोकसभा का जो टर्म है उनका वो प्रारंभ हो गया आज से, और अगर वो 5 साल पूरा टर्म करते हैं तो ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। तो पूरी कहें कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लगातार लोग आते रहे और अभी भी लगातार लोग आ रहे हैं। हालांकि ओम बिरला जी अभी चूंकि सदन अभी खत्म हुआ है और उसके बाद कुछ प्रोटोकॉल के तहत ओम बिरला जी जो और पार्टी के जो सदस्य हैं और जो प्रोटोकॉल के तहत उनको लोगों से मिलना है तो वो अभी वहीं पे हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष जब पुनः अपने घर पे आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे। और जिस तरह से एक परंपरा है, मैंने बहुत करीब से देखा है ओम बिरला जी के कार्यशैली को, जिसका प्रधानमंत्री जी ने सदन में जिक्र किया। असीम, एक सबसे बड़ी अच्छी बात है कि न सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर बल्कि एक सांसद के तौर पे वो हमेशा सक्रिय रहते हैं अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में। और कोटा के जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे, जो मातृत्व वाला एक जो स्कीम है उसकी पूरे 5 सालों में अगर देखें तो लोकसभा स्पीकर ने बाकायदा एक टीम बनाई और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और डिलीवरी तक का पूरा इंतजाम वहां पे कराया और बाकायदा वॉलंटियर्स के साथ मैं आपके पास आऊंगा। इसके अलावा खाने की थाली को लेकर वहां एक प्रोजेक्ट चलाते हैं। बिल्कुल क्योंकि बहुत पॉपुलर हैं और बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया और हमारे सहयोगी कुमार आलोक भी कर रहे थे। लेकिन मेरा सवाल मदन मोहन जी आपसे है कि अब 17वीं लोकसभा से माहौल कुछ अलग है। 18वीं लोकसभा में विपक्ष का तादाद संख्या उनका बढ़ा है। ऐसे में आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और कितनी मुश्किल मानते हैं ओम बिरला के लिए सदन की कार्रवाई को अब इस बदले हुए माहौल में चलाने? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अगर विपक्ष को देखें तो विपक्ष हमेशा आक्रामक रहता है। अगर पिछली 17वीं लोकसभा में देखें तो विपक्ष तब भी आक्रामक था और अब चूंकि विपक्ष थोड़ा मजबूत हुआ है तो मुझे लगता है कि ये स्थिति आगे और ज़्यादा आक्रामक होगा। लेकिन हमने ये देखा है कि जिस प्रकार बिरला जी एक सहमति बनाने की कोशिश करते हैं विपक्ष के साथ भी और विपक्ष के लोगों को भी पर्याप्त मौका देते हैं बोलने का, और ये भी हमने देखा है कि जैसे एक सांसद के लिए एक सबसे बड़ा जो एक मुद्दा होता है कि वो अपने क्षेत्र की समस्या को संसद में उठा सके, क्योंकि उसके क्षेत्र की जनता देखती है कि हमारे सांसद क्षेत्र में क्या मुद्दा उठा रहे हैं। तो हमने ये देखा 17वीं लोकसभा में बिरला जी ने सबसे ज़्यादा शून्यकाल के मामले जो उठाए गए थे, बिरला जी ने परमिशन दी थी कि शून्यकाल के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा सांसद अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाएं। तो मुझे लगता है एक सांसद के लिए सबसे बड़ी बात यही है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो। इसके अलावा उनकी कोशिश ये भी रही है कि जो छोटे दलों के सांसद हैं, एक पार्टियों वाले इस बार 16 पार्टियों के सांसद हैं जिनके एक सांसद है, तो आमतौर पर उनका समय बहुत कम होता है, उनको 1 मिनट या 2 मिनट मिलता है। समय को लेकर कई बार समस्याएं होती हैं, कहते हैं कि भाई हमें आप समय नहीं दे रहे हैं, बहुत कम वक्त दे रहे हैं। लेकिन इसमें अगर स्पीकर की कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको बोलने का मौका दिया जाए। अगर वो अपने क्षेत्र की समस्या का उठा रहा है तो उसका 1-1 मिनट महत्वपूर्ण है, उसे 1 की जगह 2 मिनट भी दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो एक भावना है कि सबको साथ लेकर चलने की, सबको मौका देने की, ये सबसे ज़्यादा कारगर होगी और पिछले 5 सालों में हमने देखा है। और मुझे लगता है कि हम ही ने नहीं देखा है, जो अगर उनको दोबारा बीजेपी ने फिर से स्पीकर पोस्ट के लिए उनको मौका दिया है तो बीजेपी को भी उनको ये लगा होगा, प्रधानमंत्री को भी ये लगा होगा कि ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा है कि इस सत्र, इस जो 18वीं लोकसभा में कहें या जो नई सरकार बन रही है उसमें प्रधानमंत्री ने अपनी जो पुरानी कोर टीम थी उसी पे भरोसा किया, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वो पीएमओ के अधिकारी हों। और तो मुझे लगता है कि एक स्पीकर का उम्मीदवार दिया गया वो भी इसीलिए उन पर भरोसा किया गया कि आप पिछले 5 साल में आपने सराहनीय कार्य किया, चाहे वो कोरोना के दौरान संसद सत्र चलाने की बात हो, चाहे वो पार्लियामेंट को एक पुराने भवन से नए भवन में शिफ्ट करने की बात हो, चाहे वो जो ऐतिहासिक कानून है, चाहे वो नारी शक्ति बंधन विधेयक को पारित कराना हो या जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 बहुत सारे अहम विधायी कामकाज हुए। लेकिन मदन मोहन जी, आपको लगता है कि जिस तरह के हमने कहा कि 97% प्रोडक्टिविटी रही है इन्हीं के कार्यकाल में, इस 18वीं लोकसभा में भी प्रोडक्टिविटी दोनों सदनों की, चाहे वो लोकसभा की बात करें या अब अगर मैं पूरे संसद की बात करूं, प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होगी? मुझे लगता है कि ये संभव होगा क्योंकि पिछले 5 सालों में बिरला जी हर सांसद के, हर दल की ज़रूरतों को और उसके जो एक मिजाज है उसको भी समझने लग गए हैं। तो मुझे लगता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी यही है कि अगर आप सांसदों को पर्याप्त मौका देते हैं, विपक्ष को आप एक सम्मानजनक मौका देते हैं, तो मुझे लगता है कि विपक्ष हंगामा नहीं करेगा। जैसे अभी आपने आंकड़े दिखाए थे कि 800 करोड़ रुपये की बचत उन्होंने पिछले 5 साल में की है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन को उन्होंने मेंटेन किया। नहीं, वो बचत इसीलिए हुई क्योंकि आपने हंगामे में जो समय बर्बाद होता था उसको आपने बचाने का काम किया, वो समय बचा। इसके अलावा दूसरे जो बचत का दूसरा तरीका था क्योंकि आपने 5 सालों में संसद के कामकाज को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है, तो उससे भी एक जो कागज पे ह्यूज खर्च होता था, करोड़ों रुपए के खर्च हर साल होता था, वो खर्च भी कम हुआ। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, आपका पैसा भी बच रहा है और आपकी जो एक लोकतंत्र में एक जो भरोसा होता है, अगर आप विपक्ष को पूरा मौका देंगे तो उनका भरोसा भी बढ़ेगा। कुमार आलोक हमारे साथ बने। कुमार आलोक, आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि आप संसद की कार्यवाही को
कवर करते रहे हैं। हर सत्र में आप जाते हैं संसद की कार्यवाही को देखने और समझने के लिए। आपको क्या लगता है कि ये जो 18वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है उसमें संसद की कार्यवाही बीते लोकसभा से और अच्छी होगी? क्या हम उम्मीद करें कि जो कामकाज है वो भी सुचारू तरीके से होगा? और सबसे ज़्यादा दुख होता है कि समय की बर्बादी होती है, हो हंगामा होता है, उस पर भी कमी लग पाएगी इस सत्र में? अगर आप देखें कि जैसे ही अध्यक्ष का चुनाव हुआ और अध्यक्ष के सर्वसम्मति से चुने जाने के बाद जब राहुल गांधी जो एलओपी नए बने हैं, प्रधानमंत्री एलओपी और किरण रिजिजू उनको वहां पर आसन तक ले गए। और उसके बाद जब आप विपक्षी पार्टियों का जो रिएक्शन आप देखेंगे, खासकर हम राहुल गांधी की बात कर ले, हम चाहे अखिलेश यादव की बात कर ले, चाहे सुदीप बंदोपाध्याय की हम बात कर लें, तो चाहे आपने दिखलाया अभी नगीना से जो सांसद हुए चंद्रशेखर राजा, उनका आप स्टेटमेंट देखें तो एक तरह से उन्होंने बहुत ही कंस्ट्रक्टिव उन लोगों का स्टेटमेंट रहा किया। और ये दर्शाता है कि आने वाले दिनों में विपक्ष का भी जो रवैया होगा वो सहयोगात्मक रहेगा। और इसकी ये भी एडमिट किया गया विपक्षी दलों के नेताओं से कि विपक्षी दलों को भी अध्यक्ष महोदय पूरा मौका देंगे और जो हमारी बातें हैं या जो हमारी क्षेत्र की जन समस्याएं हैं उसको उठाने में या उसके बारे में बोलने में हमें भी सत्ता पक्ष के साथ ही हमें भी मौका देंगे। तो एक प्रोडक्टिव लगा आज जो पॉजिटिव स्टेटमेंट था, उससे तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में जब संसद का परिचालन होगा तो विपक्ष भी सहयोग करेगा और आसन के साथ भी उनको मदद मिलेगी। एक स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए आलोक, मुझे लगता है कि आप भी इन चीजों को काफी करीब से जानते हैं और समझते हैं। एक हेल्दी लोकतंत्र के डेमोक्रेसी के लिए विपक्ष का भी सहयोगात्मक रवैया बहुत जरूरी है। हम चलेंगे अमरेंद्र के पास। अमरेंद्र, आपसे हम जानना चाहें, जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने वो ग्राउंड रूट से वो जुड़े हुए नेता हैं और बहुत सारे कामकाज करते हैं, सामाजिक काम करते हैं। ऐसे में अगर आपसे मैं ये 2-4 पॉइंट्स में समझना चाहूं कि बीजेपी ने, एनडीए ने जिस तरह से सेलेक्ट किया ओम बिरला जी को, उसके पीछे ये सब कुछ अहम रीजंस रहे होंगे? बिल्कुल असीम, ये कुछ महत्वपूर्ण रीजन इसलिए भी माने जा सकते हैं कि 17वीं लोकसभा में अगर याद होगा, जितने भी सत्र हुए उसमें नए जो परिपाटी को प्रारंभ करने के पीछे लोकसभा अध्यक्ष की एक नई नियत और नियति के साथ उन्होंने काम किया। अगर बात करें नए सांसदों को बोलने का मौका देने को लेकर, तो उन्होंने लगातार देर रात तक नए सांसदों को मौका दिया। और जो संसदीय परंपरा में क्वेश्चन आवर, 0 आवर और नियम 377 होता है, तो क्वेश्चन आवर को उन्होंने कभी बाधित नहीं होने दिया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, प्रश्नकाल कभी भी बाधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ी आशाओं के साथ बड़े मुश्किल के चयन के बाद माननीय सांसदों को अपना सवाल पूछने का मौका मिलता है, तो इसके लिए भी उनको जाना जाता है। साथ में जो पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग के दौरान कई नए जो प्रयोग थे उसमें पेपरलेस बनाने की बात की। और एक जो सरोकार जो ओम बिरला को जानते हैं लोग, वो ये भी जानते हैं कि ओम बिरला चूंकि जितने भी देश में विधानसभा, विधान परिषद यानी कि विधानमंडल है, उसके कस्टोडियल गार्जियन है। और ओम बिरला जी ने लगातार इन 5 सालों में, मैं आपको बताऊं कि पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के तहत पूरे देश की विधानमंडल और विधानसभाओं में घूमा। 1921 में जो ये परिपाटी 1921 में शिमला से प्रारंभ हुई और 100 वर्ष से ज्यादा का इसका इतिहास रहा है, इसको ओम बिरला ने मजबूत किया। और एक अच्छी बात उन्होंने ये कही कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट के जो विधानसभा या विधान परिषद थी, उनको किस तरह से लोकसभा यानी संसद से सीधे जोड़ा जाए और उनकी जो समस्या है उनको किस तरह से हल किया जाए। और वो मूल जो समस्या है, जिसमें जो अभी आज प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर ने खासकर ये बात की कि जो बेल में आकर माननीय सांसद जो हंगामा करते हैं, उस पर रोक लगाने के लिए बाकायदा पीठासीन अधिकारियों में अहम मंथन हुआ। और इसके लिए भी ओम बिरला को एक क्रेडिट जाता है, क्योंकि जो लोकतंत्र की तस्वीर और यही एक खूबी भी है, मुझे लगता है कि किया जाए तो उसके पीछे लोग बिल्कुल ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आप कह रहे हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल मदन मोहन जी आपसे, कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से विपक्ष ने अपने एक उम्मीदवार को आगे किया और लोग कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो दलित कार्ड खेलने की कोशिश की, आपकी इसकी टिप्पणी? क्योंकि बीते वर्षों में भी जब इस तरह की चीजें आती हैं, जब लगता है कि हम हार जाएंगे, तो
दलित कार्ड या फिर इस तरह के कार्ड खेलने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जाती है? मुझे लगता है कि दलित कार्ड से बड़ा मैं उसको इस नज़रिए से देखता हूं कि विपक्ष को ये लगता था कि हमारी शायद नहीं सुनी जाएगी और जो डिप्टी स्पीकर का पद है हमें शायद नहीं मिलेगा। वो एक आक्रामक रवैया जो विपक्ष का शुरू से इस बार है, जैसा कि आपने खुद कहा कि वो विपक्ष इस बार थोड़ा मजबूत है, तो मुझे लगता है कि उस रवैये का एक प्रतीक वो हो सकता है। जबकि ये उस समय हो रहा था जब सर्वसम्मति बनाने की बातचीत सरकार की तरफ से की जा रही थी, तो ये उसी दौरान एक क्योंकि वो जिस सांसद को उन्होंने आगे किया है के सुरेश को, तो वो सबसे वरिष्ठ सांसद थे और दलित हैं, वो भी स्वाभाविक है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा जल्दबाजी विपक्ष की उस समय रही है और सरकार की तरफ से आज सुबह तक आम राय बनाने के प्रयास। ठीक है मदन मोहन, हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं भाजपा के सांसद हैं, वो संसद में आपातकाल को लेकर। हम 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। आपातकाल हम जानते हैं कि किस तरह से 25 जून 1975 को लगाया गया था और उसके विरोध में इस तरह से बीजेपी के जो सांसद हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जैसा कि हमने कहा कि और आप भी कह रहे थे कि ओम बिरला इसको लेकर वक्तव्य उन्होंने दिया कि किस तरह से ये काला दिन था, लोगों के मानवाधिकारों का हनन किया गया, प्रेस का दम घोटा गया, ये सारी चीजें वो अपने संबोधन में कह रहे थे। क्या कुछ तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं हमें? देखिए, ये संसद भवन परिसर के मकरद्वार के सामने की तस्वीरें हैं, जहां बीजेपी के तमाम सांसद वो आपातकाल को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस से जो आपातकाल कांग्रेस की सरकार ने लगाया था, इंदिरा गांधी ने लगाया था, उसको लेकर माफी की मांग कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आज ही लोकसभा में एक आपातकाल की निंदा को लेकर प्रस्ताव रखा गया, 2 मिनट का मौन रखा गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आपातकाल के दिनों को याद करते हुए कहा कि किस तरह से संविधान का, लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया गया था और कैसे लोगों ने उसके खिलाफ एक आवाज उठाई थी। और उसका जिक्र करते हुए एक प्रस्ताव लोकसभा में ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष ने पढ़ा और अब हम देख रहे हैं कि जब लोकसभा स्थगित हुई उसके बाद जो तमाम सांसद हैं बीजेपी के, वो मकरद्वार पर आए और प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी से, उनके नेताओं से मांग कर रहे हैं कि आपातकाल लगाए जाने को लेकर माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के लोगों उनको, कि उन्होंने वो जो संविधान का गला घोटने का काम किया था, वो जो प्रयास हुआ था, मीडिया की आजादी छीनी गई थी, किस तरह से तमाम विरोधी दलों के नेताओं को जेल में डाला गया था, वो एक तरह से उस घटना के लिए, उस प्रयास के लिए कांग्रेस पार्टी और उनके शीर्ष नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। तो हम ये प्रदर्शन देख रहे हैं। इससे थोड़ी देर पहले ये संसद भवन परिसर में संसद का जो मुख्य द्वार है, मकर द्वार, वहां पर ये प्रदर्शन हुआ। बीजेपी के सांसदों ने प्रदर्शन किया कांग्रेस से माफी की मांग करते। हमने देखा बीते दिनों शैलेंद्र, प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था जब वो संबोधित कर रहे थे कि किस तरह से आपातकाल और आपातकाल के दिनों में जिस तरह से मानवाधिकारों का, लोकतंत्र का, उसकी हत्या की गई, प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया। और आज लोकसभा में, सदन में हमने देखा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से आज की सुबह, आज 26 जून है और आज की सुबह जब लोग सो के उठे तब तक उनके अधिकारों का हनन हो चुका था, मीडिया का दम घोटा जा चुका था, लोकतंत्र की हत्या की जा चुकी थी। इस बात का जिक्र उन्होंने किया आज। देखिए असीम, 18वीं लोकसभा की जब पहले सत्र की शुरुआत हुई और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बातचीत में, संबोधन में इस बात को रेखांकित किया था कि किस तरह से आपातकाल लगाया गया था और उस आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं और तब जो संविधान को तार तार करने की एक कोशिश हुई थी और हम जानते हैं कि देश की जनता ने उसका एक जवाब दिया था और फिर उस वक्त की सरकार को झुकना पड़ा था। उस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट तौर पर किया था और हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को उसके लिए बीजेपी निशाने पर लेती रही है। ऐसे समय में जब संविधान को लेकर बहुत चर्चा होती है, हम जानते हैं कि संविधान के मूल्यों की रक्षा हो, इसको लेकर तमाम नेता बयानबाजी करते हैं, तो ये जानना जरूरी है कि आपातकाल किसने लगाया था और आपातकाल के समय क्या कुछ हुआ था। और इसीलिए हमने देखा कि कल देश भर में बीजेपी ने प्रदर्शन किया, देश भर में नई पीढ़ी जान पाए, उसके लिए तमाम गोष्ठियां आयोजित की गई कि ऐसा प्रयास अब कभी और ना हो। और चूंकि हमारा संविधान इतना मजबूत है, हमारा संविधान, उसको हम जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमारा संविधान बनाया था, वो हमेशा से ही देखें तो उसके मूल्यों की रक्षा करने के लिए न केवल जनप्रतिनिधि बल्कि आम लोग हमेशा इसको लेकर सजग रहते हैं। और यही वजह है कि आपातकाल जो लगाने की जो एक काला अध्याय है, वो कोशिश कभी रिपीट ना हो, वो कोशिश कभी दोबारा कोई। सदन में जब हम आपातकाल में मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी
तो कांग्रेस के लोग उस समय हल्ला कर रहे थे, वो उस श्रद्धांजलि में शरीक नहीं हुए। आपातकाल ने जो दर्द दिया है, क्या है, राहुल गांधी जी अंधे हैं, बहरे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, पन्ने पलट के देख सकते हैं। इतने बड़े अत्याचार के काल को आज उनको तुरंत आकर के देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। ऊपर से श्रद्धांजलि देते समय हल्ला करते हैं, देश माफ नहीं करेगा। अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया है सीबीआई ने, इसको लेकर के क्या कहना है? वो तो लंबा करेंगे, उसकी बात है। शैलेंद्र जी, इमरजेंसी को लेकर शैलेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? देखिए शैलेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल नसीम, हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो कांग्रेस से माफी की मांग कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी हमने मनोज तिवारी को सुना, वो किस तरह से कह रहे थे कि जब श्रद्धांजलि दी जा रही थी तो विपक्ष के लोग वहां पे हो हंगामा कर रहे थे। जी देखिए, जब आपातकाल को लेकर जब एक प्रस्ताव आया और लोकसभा अध्यक्ष ने आपातकाल में जो कुछ हुआ उसका जिक्र करना, जो उस प्रस्ताव में जिसका जिक्र था वो पढ़ना शुरू किया, तो हमने देखा कि कांग्रेस के और विपक्षी दलों के कई सांसद उस वक्त हो हंगामा करते नजर आए लोकसभा के अंदर। तो ये बीजेपी लगातार इस बात को कहती रही है कि कांग्रेस के नेता जो जिस तरह से संविधान की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं की सरकार ने, उन्हीं की सरकार और तब इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आपातकाल लगाने का काम किया था। यानी संविधान का गला घोटने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था। और हम जानते हैं कि केवल आपातकाल की बात नहीं है, बीजेपी ये कहती है कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करने का जो रिकॉर्ड है वो कांग्रेस पार्टी के पास ही, यानी चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का आप देखिए तो सबसे ज्यादा बार ये काम कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाले केंद्र सरकारों ने किया है। तो बीजेपी लगातार कांग्रेस पर इस बात को लेकर हमलावर रहती है कि वो संविधान की बात तो करते हैं लेकिन उन्हीं की पार्टी की सरकार ने, उन्हीं के अगुवाई में ऐसा कई बार हुआ है जब संविधान के मूल्यों की रक्षा करने की कोई चिंता कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नहीं की है। तो हम देख रहे हैं कि आपातकाल जब कल उसके 50 वर्ष पूरे हुए, देश भर में बीजेपी ने प्रदर्शन किया और आज लोकसभा में इसके लिए एक प्रस्ताव भी लाया गया, 2 मिनट के लिए मौन भी रखा गया और बीजेपी के तमाम सांसदों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया है। और जो हम देख रहे हैं तस्वीरों में शैलेंद्र, कि जो प्ले कार्ड लेके वहां पे संसद के सदस्य वहां पे मौजूद हैं, उस पर लिखा हुआ है कि ना हम भूलेंगे, ना माफ करेंगे और ना ही दोहराने देंगे। ये देखिए, इसका मतलब ये है बीजेपी जो युवा पीढ़ी है वो चाहती है कि वो युवा पीढ़ी जाने कि हमारे संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसको कोई बदल नहीं सकता, उसको उसके संविधान के मूल्यों की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। और ये जो एक प्रयास हुआ था उसको किस तरह से जनता ने जवाब दिया था जब 1975 में आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया था। तो ये बीजेपी लगातार कहती है कि ये जानना जरूरी है कि किस पार्टी के नेता ने, प्रधानमंत्री ने ये काम किया था जब आपातकाल लगाया गया था और कैसे देश की जनता ने, तमाम नेताओं ने उस आपातकाल लगाने के फैसले का विरोध किया था, मीडिया ने विरोध किया था और सिविल सोसाइटी ने विरोध किया था और उसकी वजह से आपातकाल हटाना पड़ा था इंदिरा गांधी को। और हम जानते हैं कि उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें इतिहास दर्ज हुआ था कि कांग्रेस को एक बहुत बड़ी हार देखने को मिली थी, लेकिन जनता ने अपने गुस्से का इजहार किया था और तब से एक संकेत गया था कि कोई भी सरकार इस बात की हिम्मत सपने में भी ना सोच सके कि आपातकाल जैसा कोई कदम या फिर संविधान के मूल्यों के विपरीत कोई कदम उठाया जा सकता है, ये कोई सपने में भी ना सोच सके। ऐसा जनादेश उस वक्त उस आपातकाल के चुनाव के बाद देश की जनता ने दिया था। बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मदन मोहन जी। मदन मोहन जी, एक तरफ तो कांग्रेस को हमने देखा है रैलियों, लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान की कॉपी को लेकर वो घूमते थे हर रैली में और उन्हीं की पार्टी ने इस तरह का काम किया था। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे देश के राजनीतिज्ञों में सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत होनी चाहिए, उनको इसके स्वीकार करना चाहिए। आपको याद होगा, जैसे अभी मैं पूरा मुझे रेफरेंस याद आ रहा है कि अंग्रेज शासन में यहाँ पे भारत में जो भी गलत घटनाएं हुई थी अभी तक उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। 2000 जलियांवाला बाग कांड के लिए भी कुछ साल पहले ही वहाँ के प्रिंस चार्ल्स ने यहाँ पे इंडिया में आके माफ़ी मांगी थी। तो ये इससे कोई आदमी छोटा नहीं हो जाता। जहाँ तक इमरजेंसी की बात है तो निश्चित रूप से उस फैसले का सबने बाद में विरोध किया, लेकिन अगर उस फैसले को आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इस तरह से जो राजनीति हो रही है वो है। दूसरा, अगर आप देखिए कि उसको एक उस समय कैबिनेट का फैसला था, बाद में संसद में उसे मंजूरी दी गई थी, लेकिन अगर आज 50 साल के बाद
हमारी संसद में ही उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हो रहा है। तो ये हमारा दर्शाता है कि हमारी लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाता है कि एक गलत फैसला हुआ बहुत साल पहले जिससे बहुत सारा नुकसान हुआ, तो हम उसके लिए आज भी खेद व्यक्त करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको इस नज़रिए से भी देखा जाना चाहिए, सिर्फ एक पार्टी पॉलिटिक्स के नज़रिए से इसे नहीं देखा जाना चाहिए। नहीं, ऐसे में जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं और जैसा कि हमारे सहयोग कह रहे थे कि वहाँ पे वो हो हंगामा कर रहे थे, बजाय कि वो श्रद्धांजलि देते, बजाय कि वो उसको माफ़ी मांगते, वो हो हंगामा करते हुए दिखाई बिल्कुल। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे राजनीतिज्ञों में चाहे किसी भी दल से जुड़ा हो, जो सही हुआ है उसको अच्छा कहने की जरूरत, उसकी एक क्षमता होनी चाहिए, उसमें एक शक्ति होनी चाहिए। जो गलत है उसे गलत कहने की भी उसका हिम्मत होनी चाहिए। ये नहीं कि ये चूंकि सरकार का प्रस्ताव है तो हम उसका विरोध करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये विपक्ष का है इसलिए उसका सत्ता पक्ष विरोध, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और प्रधानमंत्री ने कई बार कहा भी है कि ये एक बहुत ही काला अध्याय था, काला दिन थे, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई। और इस बात की जानकारी इसलिए हम ये बार बार कह रहे हैं क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो इस बात को समझे, जाने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही कि नई पीढ़ी को भी जानना जरूरी है कि क्या कुछ हुआ था 1975 में, किस तरह से आपातकाल लगाया गया था। मदन मोहन जी। निश्चित तौर पर ये जानने का सबको हक है। और मुझे लगता है कि जैसे इस बार ये मामला इसलिए भी ज़्यादा हाईलाइट हो गया क्योंकि कांग्रेस बार बार संविधान को एक इशू बना रही है, चाहे वो चुनाव के दौरान हो, चाहे वो चुनाव जीतने के बाद हो। कल जैसे शपथ हो रही तो राहुल गांधी समेत विपक्ष के ज़्यादातर बड़े लीडर हाथ में संविधान की कॉपी लिए हुए थे। तो मुझे लगता है कि विपक्ष का जो संविधान की कॉपी दिखाना, बार बार संविधान को मुद्दा बनाना, ये एक बीजेपी को भी या सत्ता पक्ष को भी इसके लिए चुनौती दे रहा है कि ये कि संविधान आप हमें दिखा रहे हैं, लेकिन आप पिछला आप खुद ही संविधान के मूल्यों का आपकी जो पहले की सरकारों ने खुद क्या किया। तो मुझे लगता है कि अगर इसमें अगर कहीं इनको लगता है कि सरकार या सत्ता पक्ष आक्रामक है, तो मुझे लगता है कि इसका मौका भी विपक्ष ने उनको दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए मदन मोहन जी, और जब ब्रेक वापस आएंगे तो और भी बहुत सारे इशूज हैं जिस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम झूठ बोलो लेकिन। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कुछ जानकारी आपको दे दे, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। आपको ये बता दें कि आज लोकसभा में आपातकाल के खिलाफ आखिर प्रस्ताव क्यों लाया गया, ये बहुत जरूरी है। ये आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ का वर्ष है। 1975 में आपातकाल लगाया गया था और सभी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। संविधान के प्रति जागरूकता तभी मजबूत होगी जब युवा पीढ़ी लोकतंत्र के, डेमोक्रेसी के बारे में विस्तार से जानेगी और समझेगी। 50 साल पहले आज ही के दिन यानी 26 जून को कैबिनेट द्वारा आपातकाल लगाने को मंजूरी दी गई थी। जी हां, आज ही के दिन। और आज से 50 साल पहले लोग सुबह उठे तो आप समझ सकते हैं किस तरह के हालात उस वक्त रहे होंगे। और इसलिए इस प्रस्ताव को आज लाया गया सदन में और उस पर फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर वो बातें कही। हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान वो भी बने हुए हैं और हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र भी बने हुए। शैलेंद्र, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे वही एक बार फिर से कि जो युवा पीढ़ी है उसको एक तो लोकतंत्र के बारे में जानना चाहिए कि कितनी इसकी जड़ें मजबूत हैं, लेकिन उन जड़ों को कमजोर करने की कोशिशें किन्होंने की, किस पार्टी ने की, ये भी जानना जरूरी है।
देखिए, निश्चित तौर पर जब अब संविधान की चर्चा बहुत हो रही है, हमने देखा कि संविधान की कॉपी लेकर तमाम विपक्षी दलों के जो सांसद हैं वो लोकसभा में आए। हमने वो तस्वीरें देखी जब 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन कार्रवाई शुरू हुई थी, शपथ ग्रहण शुरू हुआ था, तब तमाम विपक्षी दलों के जो सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी और उनके दलों के संसद सदस्य, वो संविधान की कॉपी लेकर आए थे। तो ऐसे में बीजेपी का यह कहना है कि ये जानना जरूरी है कि आपातकाल लगाने का काम किस पार्टी ने किया था। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, वो कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार की मुखिया थी, और किस तरह से संविधान का गला घोटने का काम किया गया था। और उसके लिए कांग्रेस की पार्टी बात करने से बचती है, माफ़ी भी नहीं मांगती। और आज भी जब प्रस्ताव पढ़ा जा रहा था, निंदा प्रस्ताव जो आपातकाल को लेकर एक प्रस्ताव लोकसभा में ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष पढ़ रहे थे, तब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी उस वक्त हंगामा कर रहे थे। शायद वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का कोई प्रस्ताव सदन में रखा जाए। 2 मिनट का मौन उस प्रस्ताव के बाद रखा गया। तो ये बीजेपी का यह कहना है कि जो युवा पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, उसे यह जानना जरूरी है कि किस तरह से संविधान को तार तार करने का एक प्रयास हुआ था, और जनता ने जवाब दिया था, देश के नेताओं ने जवाब दिया था। और उसके बाद जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी को एक करारी हार मिली थी लोकसभा चुनाव में। तो ये अपने आप में एक इतिहास में दर्ज है, वो काला अध्याय जब आपातकाल लगा था और उसके बाद जनता ने जो एक सबक सिखाया था, वो भी हम सब जानते हैं। तो युवा पीढ़ी को यह जानना जरूरी है कि अब कोई चुनी हुई सरकार, कोई राजनीतिक दल, कोई नेता इस बात की कोई हिमाकत नहीं कर सकता, इस बात को सपने में भी नहीं सोच सकता कि देश में दोबारा आपातकाल लगाया जा सकता है। इसलिए भी वहां पे हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि ना हम भूलेंगे, ना भूलने देंगे, और इस तरह की चीजों को हम नहीं होने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शालीन, समय इतना ही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मदन मोहन जी आपका भी स्टूडियो में आने के लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस सबके बीच ये जो प्रदर्शन हो रहा है संसद परिसर में, इस पर एनडीए के सांसदों का क्या कुछ कहना है, आइए हम वो भी हम आपको सुनाते हैं। इमरजेंसी तो इस 26 जून को ही लगा था 1975 में, और हम सब लोग इमरजेंसी में जेल में थे। और आज जो कांग्रेस पार्टी के लोग संविधान के खतरे की बात कर रहे हैं, तो संविधान तो 75 में खतरे में हुआ था। On 26 June 1975, early morning 6 a.m., then Prime Minister Srimati Indira Gandhi called emergency cabinet meeting and ratified post facto the single decision. Prime Minister took the decision alone. Cabinet rectified on the morning of 26 June 1975. That is why today we passed the resolution in the House that such tramplation of such demolition of the Constitution will not be allowed again. So we have taken a resolution. तो ये कुछ प्रतिक्रियाएं सांसदों की तरफ से। बढ़ेंगे आइए एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस के भ्रम का ऑप्टिक्स। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में विपक्ष ने भ्रम का ऑप्टिक्स खड़ा किया। आम सहमति से स्पीकर चुने जाने की परंपरा को तोड़ने का फैसला किया। पीएम मोदी के साथ समूचा एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है। कांग्रेस के खटाखट झूठ की पोल खुल रही है। कांग्रेस ने चाल चली कि वो मोदी 3.0 सरकार को रोक सकती है। संसदीय परंपरा और संविधान में स्पीकर लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, किसी सरकार का वो हिस्सा नहीं होते हैं। कांग्रेस गठबंधन ने जानबूझकर पहले प्रोटेम स्पीकर पद को लेकर फर्जी नैरेटिव फैलाया। कांग्रेस ने स्पीकर के चुनाव को दलित अपमान से भी जोड़कर झूठ बोला कि जब भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष को लगता है कि उनकी हार निश्चित है तो वे दलित कार्ड खेलते हैं। 2002 में भी हमने देखा, जब उन्हें यह पता था कि वे उपराष्ट्रपति का चुनाव हार रहे हैं तो उन्होंने सुशील कुमार शिंदे का नाम आगे रख दिया।
2017 में जब उन्हें पता था कि वे राष्ट्रपति चुनाव हार रहे हैं तो उन्होंने मीरा कुमार को नामित किया। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र अब उजागर हो चुका है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। कांग्रेस और गठबंधन की जहां जहां सरकारें हैं वहां स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद सत्ताधारी दल के ही पास है। राज्यों की बात करें तो राज्यों में खुद कांग्रेस ने अपने ही दल से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों बना रखे हैं। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो वहां से लेकर केरल तक में इन्होंने इसी परिपाटी को बना रखा है। कांग्रेस ने स्पीकर के पद को लेकर एनडीए के सहयोगी टीडीपी को भड़काने का काम किया। आम सहमति बनाने के लिए एनडीए की तरफ से राजनाथ सिंह के 3 बार के प्रयास के बावजूद कांग्रेस ने ब्लैकमेल किया। ऑप्टिक्स की रेस में इंडी गठबंधन के उनके सहयोगी दल कांग्रेस से पिछड़ रहे हैं। टीएमसी ने चयन पर शिकायत की और कहा कि के सुरेश को बिना बातचीत के ही नामित किया गया। तो ये कांग्रेस, उसका भ्रम और भ्रम का ऑप्टिक्स किस तरह से उसका दायरा फैलता जा रहा है, हमने आपको विस्तार से बताने की कोशिश की। बढ़ेंगे आगे और रखेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना एमडीएच राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? एमडीएच राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। लोकसभा में मंगलवार को सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ और इस सबके बीच तेलंगाना के हैदराबाद से एक बार फिर चुनकर सांसद बने असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में अपने शपथ ग्रहण से नए विवाद को जन्म दे दिया है। दरअसल ओवैसी ने शपथ लेने के आखिर में फलस्तीन के समर्थन में नारे लगाए। इसे लेकर सत्ता पक्ष के सांसदों ने विरोध दर्ज कराया। बाद में सभापति ने इसे रिकॉर्ड से हटाने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लोगों ने उनके भाषण को ट्रोल कर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 के संदर्भ में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भारत के राष्ट्रपति के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें उन्हें संसद सदस्य के तौर पर अयोग्य डिस्क्वालीफाई घोषित करने की मांग की गई है। खबर कर्नाटक से है, जहां ईंधन के दाम बढ़ाने के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि कर्नाटक की सरकार जन विरोधी सरकार है। उन्होंने ये भी कहा कि वहां दूध का दाम भी बढ़ा दिया गया है। कर्नाटक में जो है वो जन विरोधी सरकार है और उसका समर्थन कर रहे हैं। अभी मिल का भी रेट बढ़ा दिया है। जो मिल के लिए फार्मर्स को जो सब्सिडी मिलता था वो भी बंद कर दिया है। और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने महंगाई को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कर्नाटक में महंगाई सहित अन्य मुद्दों पर सांसद तेजस्वी सूर्या से बातचीत की हमारे सहयोगी निशांत राय। हमारे साथ मौजूद हैं तेजस्वी सूर्या जी। तेजस्वी जी, कर्नाटक में लगातार कर्नाटक सरकार महंगाई बढ़ा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? कांग्रेस सरकार कर्नाटका में आने के बाद हर चीज़ पे, वो विद्युत हो, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, और आज पानी से लेकर दूध तक सबके दाम कांग्रेस पार्टी की सरकार बढ़ा रही है। और आम जनता की जीवन में महंगाई इसके वजह से बहुत बढ़ रहे हैं। लाइफ हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द कॉमन पीपल इन कर्नाटका। तो कांग्रेस पार्टी के जो इकोनॉमिक मॉडल है, सब फ्री में बांटने का इनका जो वादा था, इसके वजह से कर्नाटका के आर्थिक स्थिति आज इस बुरी स्थिति पर आ गई है। फ्री वीज इसका एक बड़ा कारण आप मान रहे हैं कि लगातार फ्री वीज के जो वादे किए हैं, चाहे कर्नाटक हो चाहे हिमाचल हो, अब वहाँ पे आर्थिक संकट देखने को मिल रहा है? बिल्कुल। आप कर्नाटक कांग्रेस के आप ये देखिए, मैनिफेस्टो देखिए और उनका अभी प्रॉमिसेस देखिए, और जिस प्रकार से हर एसेंशियल वस्तु के दाम बढ़ रहा है, इसको आप देखिए, आपको पता चलेगा
कांग्रेस पार्टी की इकोनॉमिक मॉडल कैसा है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ तेजस्वी सूर्या, जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी का जो इकोनॉमिक मॉडल है, खासकर फ्री वीज, वो महंगाई का एक बड़ा कारण है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद नेगी के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आपातकाल के विरोध में भाजपा ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन पर और क्या कुछ कहना है एनडीए सांसदों का, आइए हम आपको सुनाते हैं। 1975 में इंदिरा गांधी जी ने जो मीसा लगाई थी और जो नागरिकों के सभी अधिकार उन्होंने छीन लिए थे, मैं भी उसी परिवार का एक सदस्य हूँ। मेरे पिताजी को भी इन्होंने मीसा में बंद रखा था और एक विधायक होने के बाद भी लोकतंत्र की हत्या करते हुए पिताजी को इन्होंने बंद रखा था। हम तो भुक्तभोगी हैं। कई परिवार समाप्त हो गए, खत्म हो गए, कई लोग समाप्त हो गए। तो वास्तव में आज जो कांग्रेसी नोटंकी कर रहे थे सदन में, वो उसकी हम भर्त्सना करते हैं। 26 जून एक ऐसा दिन है कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी और देश में इमरजेंसी लागू किया गया था। लोगों के अधिकारों को छीन लिया गया था। स्वतंत्रता नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी। एक तरह से इस देश को पुनः प्रतंत्र बना दिया गया था। आज ही के दिन 26 जून 1975 को जब देश जगी थी सुबह, तब देश को मालूम पड़ा था कि देश के ऊपर आपातकाल लगा दिया गया है, इमरजेंसी थोप दिया है श्रीमती इंदिरा गांधी ने। लगभग 1.5 लाख लोगों को जेल में भर्ती किया गया था। कई लोग, 22 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी, कस्टोडियल डेथ हुआ था। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, संविधान के साथ ऐसा खिलवाड़ कोई कर सकता है। आज जब संविधान हाथ में लेकर राहुल गांधी कहते हैं संविधान बचाना है, तो उनको आईने दिखाने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ चिराग पासवान का क्या कुछ कहना है, आइए हमको सुनाते हैं। इमरजेंसी का एक ऐसा दौर था जो इतिहास में एक काले खंड के दौर पर जिसको देखा गया। जिस तरीके से इमरजेंसी के दौर में पूरे देश को बंदी बनाने का प्रयास किया गया, देश के ऊपर डिक्टेटरशिप थोपने का प्रयास किया, ऐसे में जब 50 साल इमरजेंसी के पूरे होने को आ रहे हैं, ज़रूरी है कि मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी भी उस दौर को समझे और उस दौर से सीख लेकर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें। और हम आपको दिखाते हैं कि कंगना रनौत ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जो सबसे ज़्यादा संविधान की दुहाइयाँ देते हैं, तो उनको इस बात की भी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए कि जो वो अपनी दादी के, अपने पिताजी के नाम पर जो है वो वोट बटोरते हैं, तो उनके किए गए कारनामों की भी क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं। और आज जो संविधान की सबसे ज़्यादा दुहाइयाँ देती हैं, ये भी ज़रूरी है कि उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड वो देखें। संविधान की जिस तरह से धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और जिस तरह से गला घोटा है इमरजेंसी के द्वारा, और सबके संवैधानिक अधिकार जो है इन्होंने छीन लिए थे, वो सब भी हम बार बार दुनिया को याद दिलाएंगे, ताकि इस तरह का खिलवाड़ जो है संविधान से के साथ दूसरी बार हो ना पाए। तो ये कुछ प्रतिक्रियाएं बीजेपी के सांसदों की, किस तरह से 1975 में आपातकाल लगाया गया था, उसको लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया। बढ़ेंगे आगे। लोकसभा चुनाव में पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की हार के बाद पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ आवाज तेज होने लगी है। कल सुखबीर सिंह बादल की अध्यक्षता में जब चंडीगढ़ में जिला प्रधानों और हल्का प्रभारियों की बैठक चल रही थी, तब कई वरिष्ठ नेता जालंधर में जुटे थे। इन सीनियर नेताओं ने जालंधर में एक बैठक आयोजित कर पार्टी प्रधान सुखबीर बादल को बदलने की मांग कर दी। अकाली दल के सभी वरिष्ठ नेता 1 जुलाई को अकाल तख्त पर मत्था टेकने के बाद वहीं से शिरोमणि अकाली दल बचाओ लहर की शुरुआत करेंगे। और पार्टी के खराब प्रदर्शन पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की पूर्व अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने कहा है कि अकाली दल के समर्थक खराब प्रदर्शन से चिंतित हैं और इसे लेकर पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कभी हमारी बात नहीं सुनी। साथ ही उन्होंने कहा कि वे 1 जुलाई को अकाल तख्त साहिब जाकर पार्टी को हुए नुकसान को लेकर माफी मांगेंगी। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਵਾਇਆ, ਕੀ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਸਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਬੋਝ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਛਤਾਵਾ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ करांगे। और वहीं शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने कहा है कि सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में पार्टी एकजुट है, लेकिन कुछ लोग विरोध में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। पार्टी बिल्कुल एकजुट है, सुखबीर जी के साथ पूरी पार्टी एकजुट है, बिल्कुल एकजुट है। 5 लोग इन्होंने तोड़े हैं 117 में से, तो 5 और 117 में कोई मुकाबला ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश के भाजपा प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आर्थिक बदहाली के मामले में घेरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आर्थिक तौर पर प्रदेश में कुप्रबंधन किया है, मिसमैनेजमेंट किया है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। विकास के लिए, पर्यटन की दृष्टि से और आधारभूत ढांचा मजबूती के लिए केंद्र सरकार से सहयोग की अपेक्षा प्रदेश की सरकार और प्रदेश की जनता करती है, लेकिन ये भी सही है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 1.5 वर्ष के अंदर जिस प्रकार से आर्थिक कुप्रबंधन किया है, उस आर्थिक कुप्रबंधन के कारण प्रदेश की आर्थिकी दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही है। हिमाचल प्रदेश की सरकार को केंद्र से विशेष पैकेज मिले ये सही है, लेकिन प्रदेश सरकार को हिमाचल की आर्थिकी को सुधारने के लिए विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि हिमाचल विकास की राह पर आगे बढ़ सके। तो इस खबर के साथ ही मिड डे प्राइम के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH